हेलो एवरीवन। सो हम लोग बात कर रहे थे आइडियल ट्रांसफार्मर में। हम लोगों ने देखा था कि जो करंट कंपोनेंट था उसके दो, जो आपके आई नॉट करंट कंपोनेंट थे, इसके दो करंट आ रहे थे। कौन कौन सा? एक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और एक कोर लॉस कंपोनेंट। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ये बताइए कि कोर लॉस हुआ कितना, तो आप कहोगे जो कोर लॉस है, अगर मैं पावर की बात करता हूं तो मैं कहूंगा पावर इज इक्वल्स टू कितना होता है, V इंटू आई कॉस फाई, दैट इज एक्टिव पावर। और ये जो कोर लॉस है ये भी क्या है, डिमांड करता है एक्टिव पावर की। तो ये जो कोर लॉस है इसका भी डिमांड कैसा है, एक्टिव पावर का। तो हम लोग सिर्फ कॉस वाला कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे और कोर लॉस बताएंगे कि जो अपने पास कोर लॉस होगा वो आपके पास इतना निकल के आएगा। तो मैं कहा अगर पावर इज इक्वल्स टू एक्टिव पावर इज इक्वल्स टू वी आई कॉस फाई है, मीन्स वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल लेना है आपको। तो वो आपके उसका क्या लेना है, एंगल। ये जो एंगल है वोल्टेज और करंट के बीच का और कॉस ऑफ दिस मच, ये एंगल का। तो आपके पास ये निकल के आ जाएगा एक्टिव पावर लॉस। तो मैं कहूँगा जो कोर लॉस कंपोनेंट है PC इज इक्वल्स टू V माने वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज। तो यहाँ पे आपके पास जो वोल्टेज मिला था वो क्या मिला था, E1T। और इसके RMS वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो मैं उसको दिखा रहा हूँ किससे, E1 से। और करंट कितना फ्लो हो रहा था, करंट फ्लो हो रहा है I0, ये वाला करंट। तो E1 और I0 के बीच का एंगल कितना है, E0 और I0 के बीच का एंगल कितना है, दैट इज फाई नॉट। तो मैं कह दूंगा कि जो इसका पावर होगा कॉस फाई नॉट। ये आपका कोर लॉस कंपोनेंट का लॉस निकल जाएगा। कोर लॉस निकल गया कि कोर लॉस में इतना पावर लॉस हो रहा है व्हेन नो लोड कंडीशन अप्लाई, मतलब कोई भी लोड हम लोग इस पे अप्लाई नहीं किए हैं। तो इसको लिखेगा पावर लॉस ड्यूरिंग नो लोड इन आइडियल ट्रांसफार्मर में इतना पावर लॉस हो। एक बात देखते हैं कि अगर पावर लॉस इतना हो गया, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। थोड़ी सी एक बात देखते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर में ही क्या बात है। बात ऐसी है कि अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पे आपने वोल्टेज V1 ऑफ T अप्लाई किया, यहाँ पे इसकी वैल्यू N1 है, इसकी वैल्यू N2 है, यहाँ से आपने फ्लक्स ले लिया फाई ऑफ T इज इक्वल्स टू फाई m साइन ओमेगा T, और कंडीशन अप्लाई किया N1 की वैल्यू ग्रेटर है किससे, N2 से। तो मैं कह सकता हूँ क्या कहूँगा कि N1 की वैल्यू अगर ग्रेटर है, N1 इज ग्रेटर देन N2, तो यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया था E1 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर होगी E2 से। E1 की वैल्यू E2 से ग्रेटर होगी। और अगर मैं कहूँ कि भैया ऐसी बात है और मैंने EMF निकाला था, EMF क्या निकाला था, दैट इज E1 इज इक्वल्स टू रूट टू पाई f फाई m N1, और E2 निकाला था, E2 इज इक्वल्स टू कितना, रूट टू पाई f फाई m N2। यहाँ पे N1 की वैल्यू ज़्यादा है किससे, N2 से। तो यहाँ से E1 की वैल्यू भी क्या हो गई थी, ज़्यादा हो गई थी किससे, E2 से। और इसकी टिपिकल वैल्यू जो आती है 4.44, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, रूट 2 और पाई का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 4.44 f फाई m N1 आ गया, और यहाँ से 4.44 f फाई m N2 आ गया। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा ये वैल्यू कुछ आपसे पूछा जाएगा, कभी कभार डायरेक्ट ऑप्शन में आ जाएगा, तो आप इसको याद कर लीजिए 4.44 फाई m f N1, और इस तरह से इसकी वैल्यू याद करके आप यहाँ से पर फेज भी निकाल सकते हो। अगर कभी आपसे पर फेज पूछता है, पर टर्न इंड्यूस्ड EMF, पर टर्न इंड्यूस्ड EMF कितना हो गया, इसको आपको क्या करना है, सिंपल इसके नीचे लाइए, E1 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू 4.44 फाई m f।
ये आ गया आपके पास पर टर्न इंड्यूस ईएमएफ। ये आपको गिवन होगा, ये आपको गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी दी होगी, फ्लक्स दिया होगा, तो आप पर टर्न इंड्यूस ईएमएफ निकाल सकते हैं। इसी तरह से पर टर्न इंड्यूस ईएमएफ आप किसका निकाल सकते हैं, सेकंड लोड साइड का निकाल सकते हैं, दैट इज E2 अपॉन में N2 इज इक्वल्स टू 4.445 mF। ये आपके पास मिल गया। अब एक बात बताओ मेरे को, जब मैंने आपसे कहा था ट्रांसफार्मर इज एन स्टैटिक डिवाइस, ट्रांसफार्मर कैसा डिवाइस था, स्टैटिक डिवाइस था, विच हैज नो स्टेशनरी पार्ट, जिसके पास कोई भी स्टेशनरी पार्ट, विच हैज नो रोटेटरी पार्ट, उसके पास कोई भी रोटेटरी पार्ट अवेलेबल नहीं है, यहां पे आप देख रहे हैं। एंड इट हैज, इसके पास क्या है, 2 कॉइल्स है, कंप्रोमाइजिंग ऑफ कॉइल्स, 2 कॉइल्स है, और क्या कर रहा है, एनर्जी को, इट कैन ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन पोर्ट टू द अनदर पोर्ट, एक पोर्ट से अनदर पोर्ट के थ्रू वाया अ मैग्नेटिक सर्किट के थ्रू, तो वो भी आपको देखने को मिला। मैं कहा ये फ्लक्स फ्रीक्वेंसी को बिना बदले, मीन्स फ्रीक्वेंसी को बिना बदले एनर्जी को ट्रांसफर करता है एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे। तो आप देखोगे कि यहां पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ यानी E1, इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है, F, और जो ईएमएफ E2 है यहां पे भी फ्रीक्वेंसी कितनी है, F। मीन्स फ्रीक्वेंसी को बदले बिना जो फ्रीक्वेंसी आपने इनपुट में डाला, आउटपुट पोर्ट पे भी उतनी ही फ्रीक्वेंसी आ गई। तो ये क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को बिना चेंज किए आपको क्या दे रहा है, एनर्जी को ट्रांसफर कर दे रहा है, इंटरचेंज कर दे रहा है एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ अब मैं कहता हूं कि भैया ऐसा करो कि अगर मैं रेशियो ले लेता हूं किसका, V1/V2 का, अगर मैं रेशियो ले लेता हूं V1/V2 का, यहां से हमने जब KVL अप्लाई किया था तो हम लोगों ने देखा था इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इक्वल था किसके, इसके। और यहां पे भी देखोगे ये नो लोड कंडीशन है। नो लोड मीन्स क्या, ओपन सर्किट। अगर ओपन सर्किट है तो जितना वोल्टेज यहां पे आएगा वही वोल्टेज यहां पे भी होगा, जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है वही टर्मिनल वोल्टेज है उसका। तो मैं कह सकता हूं V2 ऑफ t इज इक्वल्स टू कितना, E2 ऑफ t, ये कह सकता हूं। अगर मैं RMS वैल्यू की बात करूं, इन दोनों के RMS वैल्यू की बात करूं, तो मैं कहूंगा V1 इज इक्वल्स टू E1, इसका भी RMS वैल्यू, इसका भी RMS वैल्यू, V2 इज इक्वल्स टू कितना, E2। और दिस इज नथिंग बट, ये कुछ नहीं है, ये कितना है, √2 पाई f phi m n1, और ये कितना है, √2 पाई f phi m n2। अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लेता हूं, तो अगर रेशियो जब भी लूंगा, ये रेशियो मैं जब भी लूंगा तो उसको एक नए नाम से नामकरण करूंगा, दैट इज मैं कहा इन दोनों का रेशियो ले लेता हूं, V1/V2 इज इक्वल्स टू E1/E2 इज इक्वल्स टू √2 phi m मैक्सिमम फ्लक्स N1 F अपॉन में √2 phi m N2 F। ये दो आपके फ्लक्स आ गए। यहाँ पे देखेंगे फ्रीक्वेंसी तो बदली नहीं, तो मेरे दोस्त अगर फ्रीक्वेंसी नहीं बदली, ये वैल्यू कैंसिल, F1 जितना फ्लक्स यहाँ पे घूम रहा है वही phi m दोनों ही जगह है, मीन्स ये कैंसिल आउट हो गया, फ्लक्स कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास निकल के क्या आया, दैट इज N1/N2 विच इज नोन एज, जिसे मैं कह रहा हूं A। अब ये A क्या है, A को मैं कहता हूं A इज इक्वल्स टू टर्न रेशियो और वोल्टेज रेशियो। A इज इक्वल्स टू टर्न रेशियो और वोल्टेज रेशियो। ये आगे चल के काम आएगा जब हम लोग इम्पीडेंस को यहां से वहां ट्रांसफर करेंगे। अब इसमें IEEE ने क्या दिया, IEEE ने कहा अकॉर्डिंग टू IEEE कहता है, क्या कहता है, IEEE कहता है कि A की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, अगर ग्रेटर देन 1 होगा, अगर इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी मेरे दोस्त, तो क्या होना होगा, N1 की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर होना होगा N2 से, N1 की वैल्यू ग्रेटर होना होगा N2 से।
अगर कोई ये कह देता है एक ट्रांसफार्मर को देख के, अगर कोई ये कह देता है एक ट्रांसफार्मर को देख के कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है, एक मिनट फिर से मैं बोल रहा हूं। अगर कोई ये कह देता है एक ट्रांसफार्मर को देख के कि देखो ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी है, ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी है, तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। मीन्स हम लोग कह रहे हैं कि भैया देखो ए कैसे डिफाइन है, ए डिफाइन है एन हाई वोल्टेज अपॉन में एन लो वोल्टेज। हमेशा इस चीज को मान, यही है स्टैंडर्ड, यही है एन हाई वोल्टेज साइड अपॉन एन लो वोल्टेज साइड। हाई वोल्टेज साइड का क्या मतलब हुआ, जिधर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे उधर का ईएमएफ क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां पे E1 की वैल्यू ज्यादा थी, यहां पे E2 की वैल्यू क्या थी, कम थी, क्योंकि N2 की वैल्यू कम था, यहां पे N1 की वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब हुआ एन हाई वोल्टेज साइड अपॉन एन लो वोल्टेज साइड ही ए को डिफाइन करेगा। दिस इज द IEEE स्टैंडर्ड। इसका मतलब है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे जिधर वाले पे, उसको मैं कहा एन हाई वोल्टेज साइड। तो इधर अगर मेरा ज्यादा है तो इसे कह रहा हूं हाई वोल्टेज साइड, और इधर ज्यादा है तो इसे मैं कह रहा हूं लो वोल्टेज साइड। अब ये डिसाइड करेगा कि ट्रांसफार्मर को किधर से यूज कर रहे हैं आप, ट्रांसफार्मर को किधर से यूज कर रहे हैं, उस पर निर्भर करेगा कि प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी है, प्राइमरी कौन सा है, प्राइमरी टर्मिनल कौन सा है, सेकेंडरी टर्मिनल कौन सा है। फॉर एग्जांपल जरा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आप कभी ये मत डायरेक्ट कहिए कि ये ट्रांसफार्मर को देखिए ये प्राइमरी ये सेकेंडरी है, नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर एक्साइटेशन हाई वोल्टेज साइड की तरफ लगा है तो NHV यहां पे लगा है, तो ये वाला टर्मिनल क्या बन जाएगा, प्राइमरी बन गया, प्राइमरी टर्मिनल हो गया। और अगर आप लोड जहां से ले रहे हो तो इसे मैं कहूंगा सेकेंडरी टर्मिनल, सेकेंडरी। प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर, दिस वन इज सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर। इस केस में आपने एक्साइटेशन कहां लगाया, हाई वोल्टेज साइड पे, और वोल्टेज कहां पे ऑब्टेन किया, लोड साइड पे क्या वोल्टेज ऑब्टेन किया, दैट इज लोड साइड पे आपने वोल्टेज को लिया, तो ये लो वोल्टेज साइड है। तो ट्रांसफार्मर कौन सा बन गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर बन गया स्टेप डाउन। नाउ अगर इस बात को याद रखिए हमेशा, IEEE के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। और अगर एक्साइटेशन लगाया है आपने हाई वोल्टेज साइड तो वो प्राइमरी कहलाएगा, और लोड लिया है आपने लो वोल्टेज साइड पे तो वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी कहलाएगा। और ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को मैं कहूंगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नाउ इस बात को जरा लिखिए, यहां तक लिखने के बाद लिखिए, अकॉर्डिंग टू IEEE, द टर्न ratio is always greater than 1. The turn ratio is always greater than 1, which is defined as A is equals to NHV upon NLV, NHV upon NLV। नीचे नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। एक नोट as per transformer connection, as per transformer connection, it is defined that the transformer is in step up configuration, step up configuration, or in step down configuration,
किस कॉन्फ़िगरेशन में है, ये उसके कनेक्शन को डिपेंड करेगा। एज पर ट्रांसफार्मर कनेक्शन, उसके कनेक्शन पर डिपेंड करेगा कि वो स्टेप अप है या स्टेप डाउन है। ठीक है, नाउ एक और नोट करके बात लिखिए, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 क्या, इफ द एक्साइटेशन, ऐसे लिखिए, द एक्साइटेशन साइड, द excitation side is treated as primary of the transformer, प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। रेड वाला आ रहा है सही से या देखने में दिक्कत है? सही है। The excitation side is treated as the primary of the transformer, whereas the load side is called secondary of the transformer। हिंदी माध्यम वाले लोग लिखेंगे, ट्रांसफार्मर के कनेक्शन पर यह निर्भर करता है कि वह स्टेप अप कॉन्फ़िगरेशन में है या स्टेप डाउन कॉन्फ़िगरेशन में लगा हुआ है। नोट नंबर 2, जिधर एक्साइटेशन लगाएंगे उस टर्मिनल को प्राइमरी कहेंगे और जहां से लोड लेंगे उस टर्मिनल को सेकेंडरी कहेंगे। नाउ कितने तरह के कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल्स हैं? तो ट्रांसफार्मर में 2 तरह के कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है। कौन कौन सा? एक होगा स्टेप अप और एक होगा कौन सा? स्टेप डाउन। जैसे देखिए, यहाँ देखिए कितने तरह के कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल है। सपोज करिए एक ट्रांसफार्मर का कोर है, ये ट्रांसफार्मर का कोर है, यहाँ पे आपने प्राइमरी लगाया, वोल्टेज V1 ऑफ T लगा दिया, और यहाँ पे आप क्या ले रहे हो? सेकेंडरी, माने लोड लगा रहे हो। सेकेंडरी जब भी मैं बोलूँगा तो यहाँ पे आपने क्या ले लिया? लोड ले लिया। ये लोड साइड हो गया, लोड हो गया। ठीक है, गिवन है कि N1 और ये कितना है? N2, और N1 इज ग्रेटर देन N2, यानी ये वाला साइड कौन सा वाला है? ये वाला साइड है हाई वोल्टेज साइड, और ये वाला साइड कौन सा है? लो वोल्टेज साइड हो गया। जब भी एक्साइटेशन कहाँ लगा है? एक्साइटेशन यहाँ पे लगा है। आपने हाई वोल्टेज से, तो यहाँ का जो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज जाना है, यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ E1, इसकी वैल्यू E1 की वैल्यू ग्रेटर है किससे? यहाँ का जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा E2 से। क्यों? क्योंकि N1 की वैल्यू ग्रेटर है N2 से। इसका मतलब है अगर ये है तो आरएमएस वैल्यू भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसका मतलब है V1 की वैल्यू ज़्यादा होगी किससे? V2 से। इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग क्या कहेंगे? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या कहलाएगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर। एक कॉन्फ़िगरेशन और देखते हैं। मैं कहा ये ट्रांसफार्मर है आपके पास,
ये ट्रांसफॉर्मर है आपके पास, आपने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, V1 ऑफ t, यहाँ से करंट I नॉट, अभी नो लोड कंडीशन है, सिर्फ करंट I नॉट गया, यहाँ पे कुछ ऐसा है, यहाँ पे अब की बार आप एक्साइटेशन लगा रहे हैं, यहाँ पे अब की बार आपने एक्साइटेशन लगा दिया, और इसको मैं कहा N2, इसे मैं कहा N1, सॉरी ये स्टेप डाउन हो जाएगा क्योंकि V2 की वैल्यू क्या है, कम हो गई, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। यहाँ पे मैं कहा कि N1 की वैल्यू ग्रेटर है किससे, N2, N1 की वैल्यू लेस है, N2 की वैल्यू ग्रेटर है N1 से, और यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ, लोड लगा दिया, ये लग गया आपके पास लोड। ओके, अगर आपने यहाँ पे लोड लगा दिया, इसका मतलब है कि यहाँ पे प्राइमरी रखा, एक्साइटेशन है, एक्साइटेशन यहाँ पे है, तो ये प्राइमरी हो गया, और ये क्या हो गया, सेकेंडरी साइड हो गया, लोड साइड कौन सा हो गया, सेकेंडरी। नाउ अब देखो यहाँ पे आपके पास E2 की वैल्यू ग्रेटर है किससे, E1 से, E2 की वैल्यू ग्रेटर है E1 से, तो इसका मतलब है ये वाला ट्रांसफार्मर कौन सा हो जाएगा, ये वाला ट्रांसफार्मर हो जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो मेनली दो तरह के कॉन्फ़िगरेशन में लगा सकते हैं, एक स्टेप अप और दूसरा कौन सा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कॉन्फ़िगरेशन है ये कि लोड किधर लगा रहे हैं और सोर्स किधर रख रहे हैं, तो ये कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। दो तरह के ट्रांसफार्मर नहीं होते हैं, ट्रांसफार्मर ऑलवेज एक ही तरह का बनाया जाएगा, उसको कॉन्फ़िगरेट किधर से करा जा रहा है वो डिपेंड करता है। ट्रांसफार्मर को अगर लो वोल्टेज साइड से एक्साइट करके हाई वोल्टेज पे लोड लगा देते हैं तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और अगर लो वोल्टेज हाई वोल्टेज साइड पे एक्साइटेशन लगा के लोड साइड से हम लोग क्या लेते हैं, लोड को लो वोल्टेज साइड पे लगा देते हैं, तो वो कैसा बनाता कहलाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर एक ही है, उसको कॉन्फ़िगरेट किधर से कर रहे हैं, कैसे उसमें लोड और सोर्स को लगा रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। तो ऐसा कोई पूछे कि ट्रांसफार्मर कितने तरह का होता है, तो आप पटाख से जवाब मत दीजिएगा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, नहीं, उसका कॉन्फ़िगरेशन है कि लोड किधर बांधे हो और सोर्स किधर बांधे हो। अगर लोड को आपने लो वोल्टेज साइड पे बांधा है, सोर्स हाई वोल्टेज साइड पे है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। लोड को आपने हाई वोल्टेज साइड बांधा है, सोर्स लो वोल्टेज साइड पे है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का कॉन्फ़िगरेशन है। सिंपल। ट्रांसफार्मर कितने तरह का अगर कोई पूछे तो कैटेगरी हम लोग डिफाइन करेंगे आगे चल के। हम लोग कहेंगे देखो ऑन द फेज पे अगर मैं कहूंगा तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होगा और 3 फेज ट्रांसफार्मर होगा, ऑटो ट्रांसफार्मर होगा, और भी ट्रांसफार्मर है जैसे सीटी करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये कैटेगरी के बेस पे, इनके काम के बेस पे इसको विभाजित किया गया है। अगर कोई पूछ रहा है उसकी और बताइए कितने तरह का है, तो मैं कह सकता हूं कि भैया देखो अभी ऐसा लिम कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे भी मैं इसे क्या करूंगा, कैटेगराइज करूंगा। लेकिन कभी गलती से भी मत कहिए कि ट्रांसफार्मर दो तरह का होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। इनका ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक को मैंने स्टेप अप कॉन्फ़िगरेशन में लगाया है, एक को मैंने स्टेप डाउन कॉन्फ़िगरेशन में लगाया। होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, नाउ आगे बात करते हैं, आगे और बात करते हैं, दैट इज ट्रांसफार्मर को। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा इसको हम लोग कि पूरा एनालिसिस जो था नो लोड कंडीशन पे था, आइडियल ट्रांसफार्मर अंडर नो लोड। तो हमने एनालिसिस इस बात पे कर लिया कि नो लोड ट्रांसफार्मर के अंदर अगर मैं कह देता हूं म्यू की वैल्यू यानी परमिएबिलिटी की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू इनफाइनाइट, अगर इसकी वैल्यू नॉट इक्वल्स टू इनफाइनाइट है तो इसका मतलब एक करंट ड्रॉ किया इसने आई नॉट, जो क्या है कोर लॉस के लिए जिम्मेदार है। आई नॉट ये क्या कर रहा है, कोर लॉस नहीं, ये जिम्मेदार है दो बातों के लिए। क्या,
एक फ्लक्स को प्रोड्यूस करना जिसकी वजह से आई फाई आया, मैग्नेटाइजिंग करंट, और एक जिम्मेदार है किसके लिए, कोर लॉस के लिए, कोर के लिए, फ्लक्स में कोर बह रहा है उसके लिए, जो IC से मैं डिनोट किया। मैं कहा कि भैया देखो इसकी वैल्यू होगी I नॉट साइन फाई नॉट, और इसकी वैल्यू जो होगी I नॉट कॉस फाई नॉट। ये दो बात दिमाग में चली जाना चाहिए। और इसका जो मैं फेजर बनाया था वो फेजर बड़ा सिंपल है, कैसा है, फाई, और ये कितना है, करंट आई ऑफ टी, तो ये क्या हो गया, फाई ऑफ टी, और यहाँ पे मेरे को मिल गया था V1 E1, और मैं ये किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, ये आपका मैंने बता दिया था कि ये फेजर आपको कहाँ से मिला है, कैसे मिला है, ठीक है, तो इस पर मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। और यहाँ पे आपके पास एक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट आ गया था, और यहाँ पे एक कोर लॉस कंपोनेंट ऑलवेज ध्यान रखिएगा कि वोल्टेज के ही फेज में जाएगा, क्योंकि इसको हमेशा क्या रिक्वायरमेंट होती है, एक्टिव पावर। ये हमेशा कैसा रिक्वायर करता है, एक्टिव पावर की तरफ वर्क करता है, क्योंकि रिलक्टेंस होता है। रिलक्टेंस किसका एनालॉजी है, रेसिस्टेंस हमेशा क्या कहता है, एक्टिव पावर। तो मैं कहा इसकी वैल्यू मैं एक्टिव जब भी कहूंगा तो आई नॉट क्या बन जाएगा, कॉस फाई। ये एक्टिव पावर खाता है कौन, कोर लॉस कंपोनेंट, और ये कैसा बिहेव करेगा, रिएक्टिव की तरह, तो ये कैसा खाएगा, आई नॉट साइन फाई नॉट की तरह। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट मिले, कौन कौन सा, और इनका जो रिजल्टेंट मिला इसी को हम लोग क्या कह रहे थे, आई नॉट कह रहे थे। सो ये छोटा सा रिव्यू दिया मैंने आपको, फिर दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं है। नाउ आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भैया देखो कि इसकी वैल्यू आइडियल ट्रांसफार्मर को अगर हम लोग लोड कर देते हैं तो क्या होगा, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर पे लोड लगा देते हैं तो क्या होगा। अब आप कहोगे कि भैया ऐसा करो कि लो वोल्टेज साइड लगाओ, हाई वोल्टेज साइड लगाओ, कोई फर्क नहीं है, आप चाहे जिधर ही लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए मैं लोड को लो वोल्टेज साइड लगाऊंगा, यानी कन्फिग्रेशन उसका क्या रखूंगा, स्टेप डाउन, कन्फिग्रेशन उसका स्टेप डाउन। तो मैं कह रहा हूं आइडियल ट्रांसफॉर्मर अंडर लोड कंडीशन, लोडेड कंडीशन। अगर आइडियल ट्रांसफार्मर को मैं लोडेड कंडीशन पे रखता हूं तो क्या होगा, लोडेड कंडीशन पे रखता हूं तो क्या होगा। सपोज करिए दिस इज द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर का कोर है, हर बार टेढ़ा बनता है दोस्त, इस बार सीधा बन जाना। ठीक है, तो लगभग मैंने लिंब बना लिया।
ठीक है, ये बन गया लिम्ब ऑफ द कोर, कोर का लिम्ब डिजाइन हो गया। ठीक है ना, अगर मैं कहूँ कि इस पे मैं यहाँ पे मैंने एक वाइंडिंग कर रखी है, इसे मैं कहा N1, और यहाँ पे भी मैंने वाइंडिंग कर रखी है, ठीक है, इसे मैं कहता हूं N2। एक बन गया N1 और एक बन गया N2, ऊपर वाला लिंक बना ही नहीं। ओके, तो ये लिम्ब बन गया। ये लिम्ब मैं कहा इसे N1, N1 इज ग्रेटर देन हाई वोल्टेज साइड का है ये वाला, और लो वोल्टेज साइड कौन सा है, ये वाला। लो वोल्टेज साइड को पे मैं लोड रखूंगा, यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, लोड। लोड कितने तरह का होता है, लोड मेनली हम लोग हमारे पास जो अवेलेबल होता है, वो लोड के जो अवेलेबिलिटी हो सकती है वो कैसा हो सकता है, लैगिंग लोड होगा, दूसरा कैसा होगा, लीडिंग लोड होगा, और तीसरा कैसा होगा, यूपीएफ, यूनिटी पावर फैक्टर लोड। इसके अंदर कॉइल इंडक्टर आ जाएगा L, इसके अंदर क्या आ जाएगा, कैपेसिटर आ जाएगा C, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, रेसिस्टेंस। ये तीन तरह के लोड पॉसिबल है, लेकिन हमारे पास जो मेनली लोड अवेलेबल होता है उसका नेचर कैसा होता है, लैगिंग होता है। तो हम लोग जो वर्क करेंगे वो लैगिंग लोड के लिए करेंगे। एनालिसिस थोड़ा थोड़ा हम लोग सभी के लिए देख लेंगे, जब हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन की बात करेंगे तो सभी के लिए एनालिसिस देख लेंगे। लेकिन अभी जो हम लोग बात करेंगे वो लैगिंग लोड के लिए, क्योंकि मैक्सिमम जो लोड होता है वो लैगिंग होता है। तो पहले लिखिएगा और ये ट्रांसफॉर्मर बनाइए, कोर बना के इसको डिजाइन करिए। तो आपके पास एक आ गया, यहाँ पे हमने एक्साइटमेंट दिया किधर, N1 की तरफ, और इसको मैं कह रहा हूं V1 ऑफ t। यहां से करंट गई कुछ I1 ऑफ t, मान लिया I ऑफ t, और चलिए अभी तो इसको I ऑफ t रखते हैं। और यहां पे एक वोल्टेज इंड्यूस्ड हुआ E2t, और यहां पे एक वोल्टेज इंड्यूस्ड हुआ E1t, जो मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये दो तरह का वोल्टेज इंड्यूस हो गया। यहां पे आपने क्या लगाया, लोड लगाया, यहां पे आपने लोड बांध दिया, और इस लोड का नेचर कैसा है, लैगिंग। लोड का नेचर लैगिंग है। नो, यहां पे देखिए करंट फ्लो करेगा, इसका डायरेक्शन इधर 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 इधर, इसका डायरेक्शन इधर, यानी फ्लक्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स ये कुछ इस तरह से, ब्लू वाला, ये फ्लक्स का डायरेक्शन आपको भली भांति पता है कि ये किधर घूमेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा कोर में। सो ये घूम गया फ्लक्स, दैट इज इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड 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 इधर, और अपवर्ड अपवर्ड अपवर्ड। इसे मैं कहा ये कौन हो गया, phi1 ऑफ t हो गया। ये कैसा हुआ, phi1 ऑफ t। यही एक्साइटेशन है। पर जब मैं इस पे लोड लगाया,
लोड का नेचर कैसा है, ऐसा लैगिंग। जब मैं इस पे लोड लगाया तो यहां पे जो वोल्टेज ऑब्टेन हुआ, इसे मैं कहा ये वोल्टेज कौन सा है, V2T, यानी ये वोल्टेज आपको मिल गया V2T। लोड कितने वोल्टेज को ले रहा है, V2T को। अब जैसे ही लोड लेगा तो इसके फोटो में कौन आएगा, करंट आ जाएगा। यहां पे क्या फ्लो होने लगेगा, दैट इज करंट I2। फॉर इंस्टेंट केस, अगर इंस्टेंट केस की मैं बात करूं, इंस्टेंट केस, तो ये बन जाएगा I2 ऑफ टी। अगर ये करंट I2 इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, माने लोड लगा हुआ है, यहां पे हमने देखा था ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था। सेंस ऑफ वाइंडिंग कॉइल की अभी भी वही है, यानी यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे क्या होना होगा, नेगेटिव। तो करंट को फ्लो होना होगा इधर, क्योंकि ये क्या है, सिंक है। सिंक हमेशा पावर को एब्जॉर्ब करता है। अगर पावर को एब्जॉर्ब करना है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या बहेगी, करंट बहेगी, तो ये सिंक हो गया। अगर ये सिंक है मेरे भाई, तो इसका सोर्स कौन हो रहा होगा, ये वोल्टेज होना होगा। यानी चलो अभी बात करेंगे, अभी फिलहाल ये पता है क्या, ये सिंक है। सिंक मतलब वो क्वांटिटी, जो वो एलिमेंट्स जो पावर को एब्जॉर्ब करें, जो पैसिव नेचर रखें, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंक कहते हैं। तो ये हो गया इसका सिंक। तो यहां से करंट इधर चली गई, तो इसका मतलब है इस कॉइल में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, इस कॉइल में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो गई। अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो गई, ध्यान दीजिएगा, इस डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो गई, तो जो इंड्यूस्ड फ्लक्स है, इसकी वजह से इंड्यूस्ड फ्लक्स है, उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड। बड़े प्यार से समझिएगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड। रेड वाले का डायरेक्शन देखिए, इसका डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड। अगर इसका डायरेक्शन मेरे दोस्त अपवर्ड है, तो ये ब्लू वाले को क्या कर रहा होगा, कैंसिल आउट। ब्लू वाले को कैंसिल आउट कर रहा है। अगर ब्लू वाले को कैंसिल आउट कर रहा है, देन ओनली लेंज लॉ सेटिस्फाइज। ये कुछ नहीं है, ये क्या है, लेंज लॉ। तो यहां से मैं इसे कहता हूं रेड वाले को phi2 ऑफ टी। इंस्टेंट की बात कर रहा हूं, phi2 ऑफ टी। मैं कहा फॉर ए सिंपल केस, एक छोटी सी बात करता हूं, लेट अस सपोज लोड इज वेरिएबल। लोड की वैल्यू क्या है, वेरिएबल है। हम लोग इसको घटा या बढ़ा सकते हैं, घटा या बढ़ा सकते हैं। तो अब अभी सपोज करिए लोड को अगर मैं बढ़ाऊंगा, अगर मैं लोड को बढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब है लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ा। या अगर मैं लोड को घटाता हूं, लोड को घटाऊंगा, अगर लोड घटेगा तो करंट की वैल्यू, या ऐसे कह सकता हूं कि अगर मैं लोड बढ़ाया तो पावर डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। पावर डिमांड बढ़ेगा, पावर का डिमांड बढ़ेगा, तो यहां पे जैसे जैसे मैं लोड को चेंज करूंगा, करंट की वैल्यू वैसे वैसे चेंज होगी। करंट की वैल्यू वैसे वैसे चेंज होगी, ध्यान से समझना। अगर लोड वेरिएबल है तो करंट भी वेरिएबल होगा। अगर करंट की वैल्यू ज्यादा हो रही है, तो यहां पर रेड वाला इंड्यूस्ड फ्लक्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और रेड वाला इंड्यूस्ड फ्लक्स अपोज कर रहा है इसका, तो इसका मतलब है ये वाला फ्लक्स को अपनी पूरी क्वांटिटी को ऑलवेज मेंटेन रखता है। इसी स्टेट को मैं कहता हूं क्वासी स्टैटिक स्टेट। ये स्टेट क्या कहलाता है, क्वासी स्टैटिक स्टेट। क्वासी स्टैटिक स्टेट का मतलब होता है हमेशा फ्लक्स डेंसिटी को मेंटेन रखना, या ऐसे कहिए कि स्पेस के रेस्पेक्ट में, स्पेस, ये स्पेस है, स्पेस के रेस्पेक्ट में ऑलवेज अपने आप को मेंटेन रखना। स्पेस के रेस्पेक्ट में ऑलवेज अपने आप को मेंटेन रखना। ऐसी क्वांटिटी जो स्पेस के रेस्पेक्ट में अपने आप को कांस्टेंट रखते हैं बट टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी करते हैं, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं क्वासी स्टैटिक स्टेट। फिर से समझिएगा, ये क्वांटिटी फ्लक्स, इसके अंदर का फ्लक्स ऐसा है जो क्वासी स्टैटिक स्टेट रखता है। मतलब स्पेस के रेस्पेक्ट में, अगर समय को ध्यान ना दीजिए तो ये क्या रखेगा, हमेशा अगर 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर जा रहा है तो 10 ही रहेगा, ऑलवेज अवेलेबल इसमें 10 ही रहेगा, चाहे भले ही रेड वाला इसको अपोज कर रहा हो। लेकिन टाइम के रेस्पेक्ट में इसका नेचर कैसा है,
टाइम के रेस्पेक्ट में इसका नेचर है मेरे दोस्त, टाइम के रेस्पेक्ट में ऑल्टरनेटिंग, लेकिन स्पेस के रेस्पेक्ट में इसका नेचर कैसा है, क्वासी है, क्वासी स्टैटिक स्टेट। इसका मतलब है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी ही मौजूद होंगी, उतनी ही डेंसिटी अवेलेबल होगा जितना आप एक्साइटेड करेंगे, जितना ब्लू वाला लगाएंगे। अब बात यह है कि अगर इसको क्वासी स्टैटिक स्टेट में रहना है तो इसका मतलब है अगर रेड वाला इधर जा रहा है और ब्लू वाला इधर आ रहा है, ध्यान से समझिएगा, ये ब्लू वाला इधर आ रहा है और रेड वाला इधर जा रहा है, तो इसका मतलब एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे। कैंसिल करने का मतलब सर अगर ये दूसरे को कैंसिल कर रहा है, मान लीजिए इधर से 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है, इधर से 2 आ गए तो 8 ही बचा ना, इसके अंदर 8 ही बचा ना, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर इसके अंदर 2 इस डायरेक्शन में इंटर किया तो ये क्या करेगा, अपने आप को 12 कर लेगा, हमेशा ये कितना रखेगा, 10 रखेगा। इस स्टेट को मैं कह रहा हूं क्वासी स्टैटिक स्टेट। लेकिन जो फ्लक्स का नेचर है वो कैसा है, टाइम वेरिंग है, टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, लेकिन अपनी क्वांटिटी को फिक्स मेंटेन कर रहा है। स्पेस के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये अपनी क्वांटिटी को फिक्स मेंटेन कर रहा है। जो जेई वाले लोग होंगे शायद उनके दिमाग में थोड़ा सी ये बात ना जाए, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। स्पेस मतलब जहां पे टाइम का कोई रेफरेंस नहीं है। सपोज करिए आप अर्थ को छोड़ के स्पेस में चले गए, वहां पे कोई डायमेंशन नहीं है, कोई भी टाइम का कोई भी रेफरेंस, कोई भी चीज नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, आप किसी के रेस्पेक्ट में नहीं हो। किसके रेस्पेक्ट में हो, वहां पे कुछ उल्टा, कुछ सीधा, कोई दाया, कोई बाया नहीं है। क्यों, क्योंकि रेफरेंस ही पॉइंट नहीं है, कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पेस कहते हैं। मैं कहा, फिर से ध्यान से सुनिएगा, मैं इस पे फोर्स डाल रहा हूं, इसी को यहीं से मैं चलूंगा आगे वाले केस पे। ये बात समझ में आना चाहिए। क्या आना चाहिए कि भैया देखो, अगर यहां पे मैंने इसको एक्साइट किया, माने अगर मैं यहां पे एक्साइटमेंट डाला, किधर, हाई वोल्टेज साइड की तरफ मैंने एक्साइटमेंट डाला, तो एक वोल्टेज इंड्यूस्ड हुआ और एक करंट यहां पे फ्लो कर गई, जिसको मैं क्या कह रहा हूं, I0, फ्लक्स फ्लो कर गया। और कोर लॉस कंपोनेंट आपको पता है, और इसका डायरेक्शन जो फ्लक्स का होगा वो ब्लू वाला इधर दिख गया। सपोज करिए ब्लू वाले के 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसकी 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यानी इसकी वजह से 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पे फ्लो कर रही हैं। अब आपने क्या लगाया, एक वेरिएबल लोड फॉर, छोटी सी बात के लिए मैं कह रहा अगर लोड को मैं चेंज करूंगा तो करंट की वैल्यू चेंज होगी। सपोज करिए करंट की वैल्यू बढ़ रही है, अगर इसमें करंट की वैल्यू बढ़ रही है, करंट ज्यादा जा रहा है, तो इसका मतलब यहां से भी हर एक टर्न से करंट ज्यादा जाएगा। और करंट अगर बढ़ गया तो इसका मतलब है ये फ्लक्स, रेड वाला फ्लक्स भी हो गया, क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट करेगा। यानी अगर लोड को मैं कांस्टेंट कर दिया, करंट कुछ आया, फिर से लोड को कांस्टेंट किया, करंट कुछ आया, मान लिया कि ये रेड वाला कितना आ गया, 2, ये क्या कर रहा है, इसको अपोज कर रहा है, तो सर ये 98 फील्ड लाइंस जो होंगे इधर से जाएगा, नहीं, ये क्या करेगा, ब्लू वाला कहेगा तुमने मेरा 2 खाया, अब मैं 2 यहां से और लूंगा, ये 2 यहां से और लूंगा, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं करंट को बढ़ा दूंगा। करंट अगर बढ़ेगा तो वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज क्या करेगा, ये तो वोल्टेज कांस्टेंट है ना, तो ये क्या करेगा, पावर जो यहां से P1 है उसको इंक्रीज करा देगा। फिर से मैं समझ सकता हूं, जिसको समझ में आ गई ये बात बहुत अच्छी चीज है, अगर नहीं आई फिर से सुनिए, एक नए तरीके से समझाते हैं, फिर से सुनिएगा इसे, ठीक है। फोटो क्लियर दिख रही है? पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए, क्वासी स्टैटिक स्टेट। यहां देखिए जरा, पहली बात ऐसी कि अगर ये नो लोड कंडीशन पे होता, चलो नो लोड कंडीशन पे है, अगर नो लोड कंडीशन मींस ओपन सर्किट का मतलब सर करंट की वैल्यू 0, अगर करंट की वैल्यू 0 मतलब फाई की वैल्यू 0, फाई का वैल्यू 0 मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन दिखेगा, ब्लू वाला, मतलब फ्लक्स चल रहा था। और इस फ्लक्स को दौड़ाने के लिए जिम्मेदार कौन है, I0। इस फ्लक्स के दौड़ाने के लिए जिम्मेदार कौन है, I0।
इतनी बात समझ में आ गई थी नो लोड कंडीशन पे, पिछले हम लोगों ने पढ़ लिया था। नाउ अब मैं क्या किया, अब मैं इस सर्किट को कंप्लीट कर दिया, मीन्स यहां पे मैंने क्या लगा दिया, लोड लगा दिया, यहां पे मैंने लोड लगा दिया। अगर मैं लोड लगाता हूं तो यहां पे क्या होगा, आई नॉट की वैल्यू तो डेफिनेटली जीरो नहीं होगी, मीन्स I2 आएगा फोटो में। अगर I2 आया मेरे दोस्त, करंट यहां से फ्लो कर गई, अपने पाथ को कंप्लीट करेगा सर्किट, अपने पाथ को कंप्लीट करेगा और ये बढ़ा इस डायरेक्शन में, और जैसे ही इस कॉइल में करंट आया तो यहां पे एक फ्लक्स आ गया जिसका नेचर कैसा है, ये अपोज करेगा ब्लू वाले को, रेड वाला ब्लू वाले को अपोज कर रहा है, रेड वाला ब्लू वाले को अपोज कर रहा है, रेड वाला ब्लू वाले को अपोज कर रहा है, रेड वाला ब्लू वाले को अपोज कर रहा है। अगर रेड वाला ब्लू वाले को अपोज कर रहा है, इंड्यूस फ्लक्स अगर अपोज कर रहा है जो फ्लक्स पहले से आया हुआ है कोर में, कोर के फ्लक्स को, तो इसका मतलब है कि φ1 की वैल्यू घटेगी, यानी जो नेट फ्लक्स है फाई नेट इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, फाई नेट इज इक्वल्स टू कितना होगा, φ1 ऑफ टी माइनस φ2 ऑफ टी, 2 ड्यू टू द I2। φ2 किसकी वजह से आया, I2 की वजह से, φ2 ड्यू टू I2। ये क्या हो रहा है, अगर 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 I2 बढ़ेगा तो φ2 बढ़ेगा, और अगर φ2 बढ़ेगा तो नेट फ्लक्स कम होगा। नेट फ्लक्स इसके अंदर क्या होगा, कम होगा, नहीं नहीं, क्यों, क्योंकि ये क्वासी स्टैटिक स्टेट में रहेगा, ये फ्लक्स जो होगा क्वासी स्टैटिक स्टेट में। ये क्या करेगा कि अगर φ2 बढ़ेगा, अगर φ2 बढ़ेगा तो φ1 भी क्या हो जाएगा, उसी प्रपोर्शन में बढ़ना स्टार्ट कर देगा। देखिए ब्लू वाला, अगर रेड वाला बढ़ा तो ये अपोज किया तो ब्लू वाला भी क्या करने लगा, बढ़ने लगा। अब अगर ब्लू वाला बढ़ेगा मेरे दोस्त, तो ये जो करंट थी इसको भी बढ़ना पड़ेगा। करंट बढ़ेगा तभी इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या होना होगा, बढ़ना होगा। अब मेरे दोस्त ये वोल्टेज जो आप अप्लाई किए हो वो कांस्टेंट वोल्टेज है, तो मेरे पास अगर मैं पावर का रिलेशन लिखूं, पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई, अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो करंट बढ़ा तो ही क्या होगा, पावर बढ़ेगा। यानी करंट I1 को क्या होना पड़ेगा, यहां से यहां से I1 को क्या होना पड़ेगा, I1 को इंक्रीज होना पड़ेगा। अगर I1 इंक्रीज होगा यानी पावर लेगा कहां से, सोर्स से, ये पावर लेगा, सोर्स से क्या करेगा, पावर लेगा। सोर्स से अगर ये पावर ले लिया, ये पावर कहां से लिया, सोर्स से ले लिया, इसका मतलब है ये क्या बन गया, ये आपने एक्साइटेशन दिया था। आप हो सकता है यहां पे कहीं से पावर ला रहे हो सकता है आपने जनरेटर कनेक्ट किया हो, कुछ भी हो, बट यहां पे आप क्या कर दिए, पावर और एब्जॉर्ब करेगा। यानी इस लोड को पावर कहां से मिल रहा है, यहां से मिल रहा है। इस लोड को पावर कहां से मिला, वहां से। ये वाला पूरा स्टेट किस में है, क्वासी स्टैटिक स्टेट में। जैसे जैसे I2 की वैल्यू बढ़ेगी, रेड वाला फ्लक्स का वैल्यू अपोजिशन बढ़ेगा, उस अपोजिशन को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए करंट I1 बढ़ेगा, तो इस डायरेक्शन में फ्लक्स बढ़ेगा, उसी प्रपोर्शन में बढ़ेगा, जितना φ2 बढ़ेगा उतना φ1 बढ़ेगा, तो नेट फ्लक्स हमेशा क्या बना रहेगा, नेट फ्लक्स कांस्टेंट बना रहेगा। नेट फ्लक्स ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट इनसाइड द कोर मटेरियल, कोर मटेरियल में हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। तो ये स्पेस के रेस्पेक्ट में हमेशा कैसा है, कांस्टेंट है, लेकिन टाइम के रेस्पेक्ट में ये कैसा है, टाइम के रेस्पेक्ट में φ1 ऑफ t इज इक्वल्स टू φm sin ओमेगा t, ये हमेशा टाइम के रेस्पेक्ट में क्या है, चल रहा होगा, माने इसके बीच में क्या कर रहा होगा, कोई रिलेटिव मोशन क्रिएट कर रहा होगा। इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है क्या, ये क्या बन गया, सोर्स, ये क्या बन गया, सोर्स। अब ये सोर्स को खा कौन रहा है, करंट यहां जा रही है, तो ये वाली कॉइल क्या बन गई, सिंक, ये वाली कॉइल क्या बन गई, सिंक। और इस सिंक, ये सिंक बना, यहां से एक फ्लक्स यहां पे चला गया, तो ये क्या हो गया, ये क्या है, सिंक है। क्यों, इसका सोर्स कौन सा है, ये इसका सोर्स हो गया, ये वाला EMF इसका सोर्स हो गया, ये इसका सोर्स हो गया। और इस सोर्स का अब ये फ्लक्स गया, इस फ्लक्स का ये क्या बन गया, यहां पे जाके एक EMF इंड्यूस्ड हुआ, एक EMF इंड्यूस हुआ, और इसके लिए ये कैसा बिहेव करेगा, सोर्स की तरह। इसका मतलब है दोस्त,
कि ट्रांसफार्मर के अंदर एक सोर्स सिंक अवेलेबल है। सोर्स सिंक अवेलेबल है। अगर ये बात समझ में आ गई है तो क्वासी स्टैटिक स्टेट भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब इस पूरी बात को लिखते जाइए। इस पूरी बात को मैं डिक्टेट करूंगा, आप लिखते जाइए। लिखिएगा, लिखिए। अच्छा, एक्साइटमेंट कहाँ दिया मैंने? एक्साइटमेंट दिया इधर। तो ये वाला साइड कौन सा हो गया? प्राइमरी साइड। इधर क्या कर दिया? लोड लगा दिया। तो ये वाला साइड कौन सा हो गया? सेकेंडरी साइड। ये साइड कैसा हो गया? सेकेंडरी साइड। प्राइमरी और ये हो गया दूसरा सेकेंडरी। यहां पे N1 की वैल्यू ज्यादा है, यानी HV साइड इधर है। HV साइड में प्राइमरी लगाया तो ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सा हो गया? स्टेप डाउन कॉन्फ़िगरेशन। स्टेप डाउन कॉन्फ़िगरेशन में ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। चलिए लिखिए, इफेक्ट ऑफ ट्रांसफार्मर when load is connected in आइडियल ट्रांसफार्मर। अभी भी हमने क्या मान लिया है? लोड कनेक्टेड है लेकिन ट्रांसफार्मर कैसा है? आइडियल। R इज इक्वल्स टू 0, म्यू इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट और नो हिस्टेरेसिस प्लस एडी करंट लॉस। अभी भी हमने यही माना है, ठीक है। नाउ कंसीडर N1 इज ग्रेटर देन N2। ऐसे पहले लिखिए, कंसीडर, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों। कंसीडर N1 इज ग्रेटर देन N2। N1 की वैल्यू N2 से क्या है? ज्यादा है। N1 इज ग्रेटर देन N2। N1 की वैल्यू N2 से क्या है? ज्यादा है। नाउ अगर N1 की वैल्यू N2 से ज्यादा है तो and load is connected to N2 side। लोड इज कनेक्टेड टू ऐसे लिख दीजिए, लो वोल्टेज साइड। लोड इज कनेक्टेड टू लो वोल्टेज साइड। देन द कॉन्फ़िगरेशन is step down। then the configuration is step down। अगले पॉइंट से लिखिए, कॉन्फ़िगरेशन कौन सा हो गया? स्टेप डाउन हो गया। लिखिए, एज द लोड कनेक्टेड, हिंदी माध्यम, जैसे ही लोड को कनेक्ट करेंगे, एज द लोड कनेक्टेड टूवर्ड्स लो वोल्टेज साइड, हिंदी माध्यम, जैसे ही लोड को कनेक्ट करेंगे लो वोल्टेज साइड की तरफ, then a current flow and complete its path, a current flow I2 and completes its path in load side due to the flow of the current a flux induced which opposes its cause that satisfies the Lenz law। हिंदी माध्यम, जैसे ही करंट अपनी सर्किट को कंप्लीट करेगा, लो वोल्टेज साइड कॉइल में करंट फ्लो होगी, और फ्लक्स और इंड्यूस
और इंड्यूस फ्लक्स कोर के फ्लक्स को अपोज करेगा जो कि लेंज लॉ को सेटिस्फाई करता है। नाउ अगले पॉइंट से, इन द कोर the nature of the flux is quasi-static state. The nature of the flux is always remain, ऐसे लिखिए, the nature of the flux is always remain in quasi-static state, which means it will remain always constant, which means it will remain always constant with respect to space, but with respect to time it changes its value, full stop. Due to this, इसी वजह से क्या होता है, आगे हम लोग बात करेंगे, बैलेंस ईएमएफ रहता है हमेशा, एमएमएफ जो होता है इसके अंदर बैलेंस रहता है, ड्यू टू विच a balance MMF condition is obtained. A balance MMF condition is obtained. बैलेंस MMF कंडीशन क्या होता है, ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, नाउ अगले पॉइंट से, अच्छा हिंदी माध्यम, फ्लक्स इधर गया, हाँ, क्वासी स्टैटिक स्टेट नेचर रखने की वजह से फ्लक्स हमेशा कोर में कांस्टेंट मौजूद होगा, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, जिसकी वजह से एक बैलेंस एमएमएफ प्रोड्यूस होगा, बैलेंस एमएमएफ क्या मतलब है, N1I1 इज इक्वल्स टू N2I2, हमेशा ये मेंटेन रहेगा, जितना I2 बढ़ेगा उतना ही क्या करना पड़ेगा, इस करंट को बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे N1 और N2 क्या है, कांस्टेंट है, तो बैलेंस एमएमएफ यहाँ पे मिल जाता है। तो लिखिए इसके नीचे इंग्लिश मीडियम, द नेट फ्लक्स फ्लो इन द कोर मटेरियल इज ऐसे ही बनाइए, फाई नेट इज इक्वल्स टू, हमेशा इतना ही मेंटेन रखेगा, फाई नेट इज इक्वल्स टू फाई वन माइनस फाई टू, और इसका एरो हेड लगाइए, जैसे जैसे फाई टू बढ़ेगा वैसे वैसे फाई वन को भी क्या होना होगा, बढ़ना होगा, और जैसे जैसे फाई वन की वैल्यू बढ़ेगी तो आई वन की वैल्यू बढ़नी होगी, और जैसे जैसे आई वन की वैल्यू बढ़ेगी तो पावर यहां से क्या कर रहा होगा, एब्सॉर्ब कर रहा होगा, पावर यहां से ले रहा होगा। ठीक है, ऐसे बनाइए, नेट फ्लक्स ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, यहां पे लिख दीजिए, ये क्या है, ऑलवेज कांस्टेंट है। तो यहां से हमें एक एमएमएफ बैलेंस की कंडीशन मिल जाती है, एमएमएफ बैलेंस कंडीशन। एमएमएफ बैलेंस कंडीशन क्या कहता है, एमएमएफ बैलेंस कंडीशन कहता है कि भैया देखो, N1I1 जितना एमएमएफ इधर प्रोड्यूस हुआ उतना ही एमएमएफ आप इधर भी प्रोड्यूस, अगर यहां पे आप वेरी करेंगे तो इधर भी क्या होगा, वेरी होगा। दिस इज एमएमएफ बैलेंस कंडीशन, इसको भी लिखिए, नोट डाउन करिए, एमएमएफ बैलेंस कंडीशन। ओके, तो यहां से आपके पास जो एमएमएफ आया, ये कितना F1 और ये कितना F2, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एमएमएफ। तो ये क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट मिलेगा, F1 इज इक्वल्स टू F2, ये हमेशा बैलेंस रहेगा।
ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहां से अगर हम लोग क्या है कि ये हमेशा बैलेंस है, अगर ये कांस्टेंट है, अगर ये बैलेंस है और कांस्टेंट है, तो एक चीज हम लोग लिख सकते हैं यहां से, क्या लिख सकते हैं, अगर एमएमएफ बैलेंस है, क्योंकि नेचर कैसा है, क्वासी स्टैटिक स्टेट नेचर है, तो अगर एमएमएफ बैलेंस है, इफ एमएमएफ इज इन बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन, एमएमएफ बैलेंस कंडीशन में है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, एमएमएफ ऑफ प्राइमरी इज इक्वल्स टू एमएमएफ ऑफ सेकेंडरी। अगर ऐसी बात है मेरे दोस्त, एमएमएफ इज इक्वल्स टू कितना होता है, N1I1 इज इक्वल्स टू N2I2, N1I1 इज इक्वल्स टू N2I2। तो मैं कह सकता हूं N1 अपॉन, यहां से क्या कर सकता हूं, N2 इज इक्वल्स टू, यहां से क्या लिख सकता हूं, I2 अपॉन I1। दिस इज द अनदर रिलेशन, दिस इज द अनदर रिलेशन जिसको मैं क्या कह रहा हूं, बी कह रहा हूं। और इससे पहले वाला जो हम लोगों ने एक रिलेशन निकाल रखा था, चलिए इसे मैं ए कहता हूं, चलिए इसे मैं ए कह दिया, इसे मैं कह रहा हूं अनदर रिलेशन बिटवीन N1 एंड N2, जो कि नंबर ऑफ टर्न्स और करंट से क्या कर गया, रिलेट कर गया। अगर ये बात है, अगर ये बात रिलेशन में आ रही है, तो मैं कह सकता हूं मैं ये बात कहीं और भी देखा था, ऐसी कोई चीज मैं कहीं और भी देखा था। और वो कहां देखा था, इससे पहले व्हेन नो लोड कंडीशन में एक रिलेशन आया था, N1 अपॉन N2 इज इक्वल्स टू कितना आया था मेरे दोस्त, E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू क्या आया था, V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू, यहां पे देखो N1, इसको मैं क्या कहा था, A कहा था। एक रिलेशन अपने पास ये है, तो इक्वेशन नंबर क्या कहा, B कहा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अगर मैं कहता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन A एंड इक्वेशन नंबर B, इन दो इक्वेशन से अगर मैं बात करता हूं, तो मैं कह सकता हूं क्या, N1 अपॉन N2 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू I2 अपॉन I1 इज इक्वल्स टू, जब भी आपको कॉम्प्लेक्स पावर निकालना होगा, उसके लिए भी अभी ही हम लोग लिख लेते हैं। जेई वाले अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप बस लिख लीजिए फॉर कॉम्प्लेक्स पावर, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉन्जुकेट लगा लेंगे हम लोग, इसका वैल्यू भी कॉन्जुकेशन अभी कर लेते हैं। बस आप इतना रखिए, दिस इज इक्वल्स टू ए। कॉम्प्लेक्स पावर नेटवर्क थ्योरी में आपको मौजूद होगा, वहां पे आप देख लीजिएगा, लेक्चर मिल जाएगा। तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स पावर जब निकालना होगा तो कॉन्जुकेशन करते हैं, तो कॉन्जुकेट ऑफ दिस मच इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये भी क्या है, टर्न रेशियो। तो ये आपको निकल के आया एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फूल माला इसके ऊपर छिड़क लीजिए, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसके ऊपर आप क्या कर लीजिए, फूल माला छिड़क लीजिए। नाउ अब मैं कहा कि भाई अगर ये बात है, अगर बात ऐसी है, तो ये बताइए कि I1 की वैल्यू है क्या आखिर, I1 की कितनी, I1 किस किस का समेशन है, I1 किस किस का समेशन है। चलिए जरा देखते हैं, जरा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं। क्या ऑब्जर्वेशन ये करते हैं, अगर मैं कहूं कि मेरे को बताइए कि प्राइमरी में पावर कितना एब्जॉर्ब हुआ, प्राइमरी से पावर आप कितना ले रहे हो, तो मैं कहा प्राइमरी जो पावर लेगा, इसको मैं कहा इक्वेशन नंबर सी। तो मैं कहा फ्रॉम इक्वेशन सी वाले इक्वेशन को जरा देखिए, और इसमें से मैं सिर्फ आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस करंट को निकाल लेता हूं, दैट इज V2 अपॉन V1 इज इक्वल्स टू I2 अपॉन, सॉरी यहां से V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू I2 अपॉन I1, ये मैं लिख सकता हूं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ V1 इंटू I1 इज इक्वल्स टू V2 इंटू I2। इसका क्या मतलब हुआ दोस्त, दिस इज द प्राइमरी
प्राइमरी पावर मतलब प्राइमरी से कितना पावर आपने लिया, और ये क्या हुआ सेकेंडरी साइड पावर कितना एब्जॉर्ब हुआ, या प्राइमरी साइड के सेकेंडरी साइड की तरफ कितना पावर आया। इसका मतलब है जितना पावर प्राइमरी साइड था उतना ही पावर क्या हुआ सेकेंडरी साइड गया। तो अगर कोई आपसे पूछता है क्या ट्रांसफार्मर एज ए एम्पलीफायर वर्क करेगा, ट्रांसफार्मर एज ए एम्पलीफायर वर्क करेगा, आपके दिमाग में अगर आया कि एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है इंक्रीमेंट, एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है इंक्रीमेंट, और आपने देखा कि E1 की वैल्यू अगर मैं इसको स्टेप अप में कॉन्फ़िगरेशन में लगा दूं तो E1 E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर आप ये सोच के अगर किसी केस में आपने कहा हाँ ट्रांसफार्मर एज ए एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि मेरे दोस्त अगर V2 की वैल्यू बढ़ेगी, अगर V2 की वैल्यू बढ़ा गया, स्टेप अप हो गया, तो करंट की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, घटना पड़ेगा, क्योंकि पावर हमेशा कैसा है, कांस्टेंट है दोनों तरफ। अगर यहां पे आपने वोल्टेज ज्यादा ले लिया तो यहां पे आप देखोगे I2 को क्या होना पड़ेगा, घटना पड़ेगा। यहां पे आप देखोगे अगर यहां पे आपने वोल्टेज कम रखा है तो यहां पे करंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज ए कांस्टेंट पावर डिवाइस। Transformer is always a constant power device. It means no amplification. इसके अंदर कोई भी एम्पलीफिकेशन नहीं होता है। एम्पलीफायर का ये मतलब नहीं होता है किसी एक क्वांटिटी को इंक्रीज करे। एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है कि वो पावर में इंक्रीमेंट लाए, तो वो क्या कहलाता है, एम्पलीफायर। यहां पे कोई भी एम्पलीफायर की तरह वर्क नहीं करेगा। तो हमेशा ये ध्यान रखिए, अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट उसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू घटनी होगी। यानी ये कैसा वर्क करेगा, ये कोई एम्पलीफायर नहीं है। तो ये है क्या, जब हम लोगों ने तीन स्टेट की बात की थी कि ये क्या कर सकता है, वोल्टेज को बढ़ा सकता है, वोल्टेज को घटा सकता है, आइसोलेशन प्रोवाइड करता है, और क्या करता है, इंपीडेंस को मैच कराता है। इंपीडेंस मैच मैं बाद में बताऊंगा, पहला मैं बता देता हूं क्या करा रहा है। सबसे पहले ये वोल्टेज को घटा रहा है। यहां पे आपने अभी देखा था, साक्ष्य आपको मिल गया था कि E1 की वैल्यू ज्यादा थी, E2 की वैल्यू कम थी। इस केस में वोल्टेज को घटाया, वोल्टेज को मैंने लिखवाया था, वोल्टेज को घटा सकता है, बढ़ा सकता है, करंट को घटा सकता है, बढ़ा सकता है, इन केस ऑफ पावर सिस्टम के केस में। और करंट को भी आप देखेंगे, अगर यहां पे वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा है तो यहां पे करंट की वैल्यू कम होगी, और यहां पे करंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। यहां पे देखिए, अगर मैं इसका मल्टीप्लीकेशन करता हूं, E1 I1 इज इक्वल्स टू E2 I2। अगर ये पावर है, इनपुट पावर है, अगर इनपुट पावर में वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा है, या मैं करंट ज्यादा लेता हूं, तो ये क्या करेगा, यहां से करंट को खींच रहा है। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं, अगर यहां पे वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा है, यहां पे वोल्टेज की वैल्यू कम है, तो यहां पे करंट ज्यादा होगा, और यहां पे क्या होगा, यहां पे करंट ज्यादा होगा, और यहां पे करंट को क्या होना होगा, कम होना होगा। यानी करंट की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो ट्रांसफार्मर कोई भी एम्पलीफायर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ तीन काम को करता है। पहला, आइसोलेशन। अब सर ये बताओ, आइसोलेशन कैसे प्रोवाइड करेगा? आइसोलेशन तभी प्रोवाइड करेगा जब N1 की वैल्यू N2 के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और एम्पलीफिकेशन तो कभी कर नहीं सकता। ट्रांसफार्मर कैसा है, कांस्टेंट पावर डिवाइस। ट्रांसफार्मर इज ए कांस्टेंट पावर डिवाइस, नो एम्पलीफिकेशन, कोई भी एम्पलीफिकेशन पे वर्क नहीं करता है। और तीसरी जो बात है, इंपीडेंस मैचिंग, वो हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ बातें हुई। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, ट्रांसफार्मर इज अ कांस्टेंट पावर डिवाइस, इट कैन नॉट बी वर्क एज अ एम्पलीफायर। नाउ थोड़ा सा लेक्चर बड़ा होगा, थोड़ा सा इसको आप देखिएगा, कोशिश करिएगा कि एक ही बार में खत्म कर लें, ठीक है।
आइए एक लास्ट टॉपिक, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं, यहां जरा देखिए, ऑब्जर्वेशन जरा सा देखेंगे। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन अगर मैं करता हूं, देख लेते हैं कितने देर का हो गया। चलिए 1 आवर 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट्स और। ऑब्जर्वेशन अगर करता हूं तो मैं कह सकता हूं, यहां पे अपने को मिल गया क्या, मैं कह सकता हूं कि N1 बाई N2 इज इक्वल्स टू E1 बाई E2 इज इक्वल्स टू V1 बाई V2 इज इक्वल्स टू I2 बाई I1 इज इक्वल्स टू I कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाल लिया, I1 का कॉन्जुगेट निकाल लिया इज इक्वल्स टू A, इज इक्वल्स टू A। मैं कहा एक काम करते हैं गुरु, क्या कि इसको और इसको यहां से निकाल लेते हैं, N1 अपॉन N2 इज इक्वल्स टू I2 अपॉन I1, ठीक है, ओके। नाउ फ्रॉम दिस वी कैन से दैट MMF इज बैलेंस, MMF इज इन बैलेंस कंडीशन, यही तो था, MMF कैसा था, बैलेंस कंडीशन में था। नाउ इफ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 देन वी कैन से दैट दिस वन इज N1, दिस वन इज N2, हियर दिस इज I2. Now what I1 is equals to I2 upon, if we are going to say that this value is N1, this value, so this will equals to N2 upon N1, N2 upon N1. Now N1 अपॉन N2 इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसकी बात करूं I1 की वैल्यू, तो ये इतना हो गया, अच्छा अगर ये इतना हो गया तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे लिखना चाहता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं N1 अपॉन में कितना N2, ये लिख सकता हूं भाई, इसको उठा के ऐसे कर सकते हैं ना, इसे देखो दोस्त, इसे मैं कहा N2, इसे मैं कहा N1 और यहाँ पे कितना है I2, तो इसे मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं, कैसे कह सकता हूं बताओ, इसे मैं कह सकता हूं I2 अपॉन में कितना N1 अपॉन N2 लिख सकता हूं, ठीक है। तो इसकी जगह पे, इस N1 बाई N2 की जगह पे, N1 बाई N2 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, A लिख सकता हूं, और मुझे पता है A की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। अगर किसी क्वांटिटी को ग्रेटर देन 1 से डिवाइड करोगे तो जाहिर सी बात है I1 की वैल्यू कम हो जाएगी और I2 की वैल्यू क्या होगी, जितना I2 था उसमें A से डिवाइड कर दिए तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया था कि A की वैल्यू N हाई वोल्टेज साइड अपॉन N लो वोल्टेज साइड है भाई, और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, इसका मतलब हुआ दोस्त कि इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ 1 से ज्यादा है। अगर 1 से ज्यादा नहीं है, 1 से ज्यादा है, अगर 1 से ज्यादा है दोस्त, तो I2 की जितनी वैल्यू थी उससे I1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, कम होना होगा। कितना टाइम्स, A टाइम्स, A टाइम्स क्या हो जाएगी, वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। तो इसका मतलब है अगर करंट यहां से ड्रॉ हो रहा है तो पावर को यहां लेना है तो वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, वोल्टेज आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब वो नहीं चेंज हो सकता तो करंट वहां से विड्रॉ करेगा, ठीक है। नाउ A की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, और इसी A को मैं कहता हूं, यही जो A होगा, ये A जो कहलाया, इसी को मैं कहूंगा क्या, I1 डैश, I1 डैश, इसे मैं कहा I1 डैश, किसको, I2 बटा A को, ये वाली करंट फ्लो हुई, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन अच्छे से और करेंगे, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, काफी बड़ा लेक्चर हो रहा है, सो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जहां पे थोड़ा सा इसका और ऑब्जर्वेशन करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। पेड़ पानी हवा सबको सुरक्षित रखिए, प्रदूषण को कम से कम करिए, बिजली को बचाइए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।